अच्छा जी, 2-4 मिनट ज़रा बच्चों को आने दें। आप निकाल लें आईएएस। आप लोगों को निकालने की ज़रूरत नहीं, मैं बस इधर ही दिखा देता हूँ। आईएएस 1037 किधर है? ये एक सवाल है पेज 289 के ऊपर, पॉइंट नंबर 4 इसमें लिखा हुआ है, बस इधर देख के पढ़ लें। मार्केट वैल्यू इंटरनली जनरेटेड ब्रांड की ना हमारी गिर गई है। हमारी कंपनी के साथ कोई हादसा हुआ था, ऊपर लिखा हुआ है, मसला हुआ है, तो मार्केट वैल्यू हमारे ब्रांड की गिर गई है। बताएं जी इसको क्या करेंगे? ऑब्वियसली यार, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड जब बैलेंस शीट में ही नहीं आ रहा तो फिर इसकी मार्केट वैल्यू का गिरना भी इग्नोर करेंगे। ये किताब का पेज 289 है, बस इधर देखते रहो। अगला, वैल्यू इन यूज़ हमारी प्रोडक्शन लाइन की रिड्यूस हो गई है बाई 80 मिलियन। वैल्यू इन यूज़ रिड्यूस हुई है। क्या वैल्यू इन यूज़ काफ़ी है या वैल्यू इन यूज़ को फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल से कंपेयर करेंगे? कंपेयर करके दोनों में से हायर लेंगे, फिर उसे कंपेयर करेंगे बुक वैल्यू से, फिर देखेंगे हमारा एसेट इंपेयर हुआ है या नहीं। अच्छा, हमारा ईयर एंड है जून के महीने में रेगुलेटरी अथॉरिटी गवर्नमेंट ने एक नया लॉ बनाया है जो स्मोक एमिट होती है, प्रोटोकॉल्स उसके कोई बनाए हैं टू इंश्योर डेट एमिशंस आर विद इन द लिमिट्स, कि ज़्यादा धुआं ना प्रोड्यूस हो, एंड नीड्स टू बी कंपाइल्ड बाय 30 सितंबर, और हमने उसको फॉलो करना है अगले साल तक। नए प्रोटोकॉल के मुताबिक हमें अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन में अच्छी खासी चेंजेस करनी पड़ेंगी, और इसके लिए ख़र्चा मेरे ख्याल से 100 मिलियन का आ जाएगा। इसकी लाइबिलिटी बुक करें या ना करें? इट इज़ फ्यूचर रिपेयर, ये फ्यूचर रिपेयर है, इसकी लाइबिलिटी बुक नहीं होगी। अगर हम कारोबार बंद कर दें 30 जून को तो हम इस लाइबिलिटी को अवॉइड कर सकते हैं, इसलिए इसकी लाइबिलिटी बुक नहीं होगी। और अगली बात, आपको ये कहा था ICAP वाले कॉलेज वालों को आके कह दें कॉलेज में ये चेंजेस करो, कॉलेज वाले कहेंगे ये तो खर्चे वाला काम है, हम कॉलेज बंद करें। येस, यू कैन अवॉइड द लाइबिलिटी। हाँ, अगर सितंबर तक भी आप ये चीज़ें पूरी ना करें और सितंबर के बाद भी आप उसी तरह कारोबार करते रहें तो फिर अक्टूबर नवंबर का आपको फाइन पे करना पड़ सकता है गवर्नमेंट को, लेकिन वो भी फिर अक्टूबर से ऑनवर्ड्स उसको बुक करना शुरू करेंगे। तो 30 जून को खड़े होके देयर इज़ नो पास्ट इवेंट। हाँ, अगले साल से इंशाल्लाह हम कोशिश कर लेते हैं खर्चा करके चीज़ों को बेहतर कर लें, बट एज ऑन 30 जून 2021 वी आर नॉट लायबल कि हम ये मॉडिफिकेशन करें। ओके, अब आ जाएं उसकी तरफ। IFRS 15। अच्छा जी, इसमें एक कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन, ये आप हजरात निकालें, डेट इज़ ऑन पेज 324। पेज 324। अच्छा जी, एक मसला हो रहा था, दुकानदार एक काम करते थे, 31 दिसंबर की सुबह 9 बजे एक बंदे को 1500 में ऐनक बेची और उसे कहा अगले दिन सुबह के घड़ी भी ले जाना, लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते थे। वो अगले साल यानी अगले दिन सुबह आया और उसको बहुत सस्ती घड़ी बेच दी। नाउ देयर आर 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स, दीज आर नॉट वन कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट अलग था, 31 दिसंबर को सुबह 9 बजे हुआ था। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1 जनवरी को जाके सुबह 9 बजे।
लेकिन दुकानदार अंदर ये सोच रहा था कि इसने ये ली है जिस वजह से मैं इसको जो है 200 रुपये की घड़ी दे देता हूँ क्योंकि ये मेरे से ऐनक लेके गया। तो स्टैंडर्ड कहता है अगर टाइम करीब करीब का हो दो कॉन्ट्रैक्ट्स का, ये अलग कॉन्ट्रैक्ट है, ये अलग कॉन्ट्रैक्ट है। वो बहस अलग है जो हमने की थी, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वादे, वो अलग बात है, वो नहीं करा मैं। ये कॉन्ट्रैक्ट ही अलग अलग है। एक तो 31 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट जखम जनवरी को हुआ है, दो कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग हैं। करीब करीब हो और कस्टमर सेम हो, करीब करीब हो और कस्टमर सेम हो, तो ऐसी सूरत में स्टैंडर्ड कहता है ये दो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इनकी कॉम्बिनेशन बना लो। क्या बना लो? आप कॉम्बिनेशन बना के बताओ ये चीजें कितने की आपने बेची? 1700। अब कहते हैं कैलकुलेशन करो। क्या कैलकुलेशन करो? 1700 इज योर ट्रांजैक्शन प्राइस, ऐनक घड़ी, ऐनक आमतौर पे बाजार में 1600 की है, घड़ी आमतौर पे बाजार में 800 की है। अब आप इसको एलोकेट करो, असल में ये कहानी है। तो किस वक्त दो कॉन्ट्रैक्ट्स को स्टैंडर्ड इकट्ठा करने को कह रहे हैं? अगर करीब करीब हो और सेम कस्टमर से हो और एक ही पैकेज बना के बेचना आपका मकसूद था, लेकिन आपने सेल को मिसस्टेट करने के लिए कोई वजह थी, आपने सेल इस साल ज्यादा रिकॉर्ड कर ली और अगले साल आपने सेल कम रिकॉर्ड कर ली, हालांकि ये 280 1500 की वजह से। स्टैंडर्ड कहते हैं मेरा मशवरा, इसमें मशवरा नहीं हुक्म है कि इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कर लो, कंबाइन। तो कंबाइंड ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी? 1700। ट्रांजैक्शन प्राइस इसे कहते हैं ना, 1700। और एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस 1600 जमा 800, 2400। सॉरी, ये स्टैंड अलोन प्राइस, ये स्टैंड अलोन प्राइस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? ट्रांजैक्शन प्राइस। इसको इन दोनों पे क्या कर देंगे? एलोकेट। बस वो स्टैंडर्ड कह रहा है कि देख लो कमर्शियल ऑब्जेक्टिव ए को, हो सकता है ये सस्ती हो और ये बाद में महंगी हो, जो मर्जी हो, अगर एक पैकेज आपको लग रहा है तो आप इनको इकट्ठा कर दो। इसको नोट करने की जरूरत नहीं। अच्छा, लास्ट क्लास में जो हुआ था वो जरा याद रख लें। कैश की परसेंटेज जब भी निकालनी है तो ओवरऑल डील में जो कैश आने उसकी परसेंटेज निकालनी है। ओवरऑल कैश हमें 4000 आया हुआ था, तो गलती हमसे ये हुई थी कि हमने इस पे लगा दी थी। तो कैश को पकड़ के उसका 30%, फिर कैश को पकड़ के उसका 50%। अच्छा जी, इन एग्जाम्पल्स को पढ़ें आप। पेज 323 से शुरू करें। एन एंटिटी मस्ट रिलैक्सेशन नहीं है, मस्ट कंबाइन टू और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू एट और नियर द सेम टाइम विद द सेम कस्टमर। टाइम भी सेम होना चाहिए तकरीबन, कस्टमर भी सेम होना चाहिए, या उसकी रिलेटेड पार्टी भी हो सकती है, पीटीसी या यूफोन, एंड ट्रीट देम एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर प्रेजेंट। अगर तीन या तीन में से कोई एक कंडीशन पाई जा रही है, क्या? द कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेगोशिएटेड एज अ पैकेज विद अ सिंगल कमर्शियल नियत। इसे काट दें, विद अ सिंगल कमर्शियल नियत। पढ़े मिसाल। एक कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट हुआ है, डेवलपर डी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो सिक्योरिटी सिस्टम बेचेगा पीटीसीएल के कराची ऑफिस को। ये हो गया पहला कॉन्ट्रैक्ट, जिसे एनक टाइप हमने कहा है। 3 days लेटर, 3 दिन बाद, तो ये तकरीबन सेम टाइम हो गया, 2-3 दिन के फर्क से। 3 days लेटर इन अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द सेम सिस्टम, वही वाला नहीं, सेम से मुराद है अगले, उसके लिए दूसरा, टू पीटीसीएल लाहौर ऑफिस। तो एक सिक्योरिटी सिस्टम हमने बेचना है पीटीसीएल कराची ऑफिस को और दूसरा बेचना है पीटीसीएल, तो देयर आर 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन एक मसला है, ड्यूरिंग नेगोशिएशन डी एग्रीज टू सेल द सिस्टम एट अ डीप डिस्काउंट इफ बोथ आर परचेस्ड। अगर दोनों खरीदते हो तो मैं डीप डिस्काउंट दे देता हूं। ऐसी सूरत में स्टैंडर्ड कहते हैं क्या आपको लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेगोशिएटेड एज अ पैकेज?
विद अ सिंगल कमर्शियल नीयत, एक ही कमर्शियल नीयत है कि दोनों को सिक्योरिटी सिस्टम बेच दूं और इस कस्टमर को फंसा लूं, you must be conclude that two contracts should be combined because the contracts were entered into at or nearly the same time, 3 दिन के वक्फे से हुए हैं, and the contracts were negotiated as a single commercial package. कॉलेज वालों ने आपको सुबह कहा कि हम आपको फलां सब्जेक्ट की क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, उन्होंने वो कर ली। शाम को कॉलेज वालों ने कहा कि आपको बुक और बैग भी बेचते हैं, वो अलग कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन बुक और बैग का कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से बहुत सस्ता कर दिया कि सुबह आप एक डील लेके गए हैं। स्टैंडर्ड कहते हैं ये तकरीबन सेम टाइम पे हुए हैं, एक ही बंदे से हुए हैं, इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कर दो, कंबाइंड, वरना आप सारा डिस्काउंट नीचे बुक्स को डाल दोगे। ऊपर वाली डील सुबह 20,000 पूरी फीस ले ली और बुक जो है 500 वाली 100 रुपये में आप उसे दे रहे हो, तो इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को मुनासिब है क्या कर दो, क्योंकि सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, नीयत आपकी ये है कि ये कस्टमर मेरा बन जाए। हमने कहा और कोई मिसाल जहां कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन करूं, कहते हैं मैं एक और मिसाल देता हूं, कहते हैं एक और जगह ना कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन कर लिया करो। हमने कहा कहां, एक मैरिज हॉल है, उसने एक सेमिनार करके देने पीटीसीएल के लिए, जिसमें बाहर के क्लाइंट्स आएंगे। ये सेमिनार नवंबर में होना है। 3 दिन बाद ना मैरिज हॉल ने एक और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है टू बी हेल्ड बाय पीटीसीएल, वो भी पीटीसीएल नहीं करवाना है, लेकिन वो लोकल क्लाइंट्स के लिए करवाना है, और ये दिसंबर में होगा। अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट 1 सितंबर को हुआ है और ये कॉन्ट्रैक्ट 4 सितंबर को हुआ है, लेकिन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाई होनी है, एक की नवंबर में और एक की दिसंबर में। हमारे सवाल में भी तो यही हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1 जनवरी को और पहले डिलीवरी हुई थी 1 मार्च को। तो हमने जी 2 कॉन्ट्रैक्ट्स किए, एक कॉन्ट्रैक्ट हमने किया लोकल फॉरेन क्लाइंट्स को खाना खिलाने का, एक कॉन्ट्रैक्ट हमने किया लोकल क्लाइंट्स को खाना खिलाने का। लेकिन इन दोनों के दरमियान महीना है ये नहीं देखना, इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को हमने 3 दिन के वक्फे से कर लिया, 3 दिन 4 दिन 5 दिन बस थोड़ा सा टाइम, तो हमने इनको करीब करीब कर लिया। इस वजह से ये सेम नहीं बन जाएंगे 3 दिन की वजह से, 3 दिन वाली बात तो पाई जा रही है और कस्टमर भी सेम है पीटीसीएल। बात क्या है, द प्राइस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हें इस फंक्शन के पैसे तब डिसाइड करेंगे जब तुम पहला फंक्शन हमारी ख्वाहिश के मुताबिक अच्छा खाना बना के कर दो, परफॉर्मेंस। Marriage hall concludes that 2 contracts should be combined because the contracts were entered into at or nearly the same time. ये भी लिखाइएगा, and with same customer. And the consideration of one contract depends on the performance of। अब मुझे बताएं, ये तो मैंने मिसाल दी, स्टैंडर्ड किसको किस पे डिपेंडेंट करके क्या कंक्लूड करवा रहा है, नहीं पूरी बात, पैसे टू बी पेड इन दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, इससे मुराद इसका दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, डिपेंड्स ऑन द पैसे या क्वालिटी ऑफ पहला कॉन्ट्रैक्ट। पैसे किसको किस पर डिपेंड करा के क्या कंक्लूजन ले रहा है। अगर पहले कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस और परफॉर्मेंस से मैं मुतमईन हुआ तो मैं बताऊंगा दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कितनी देनी है। अगर डील में ऐसा लिख दिया तो फिर क्या करें, इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को शुड बी कंबाइंड। नेक्स्ट, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो एंटर हुई है इनटू सेल इनटू एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। छोड़ें इसको। आप गए जे डॉट, आपने सूट पसंद किया, अब जाके गाड़ी में बैठे, बेगम ने सूट देखा, उसने कहा ये तुझे पूरा नहीं आएगा सरताज। आप 5 मिनट बाद वापस आए,
आपने कहा ऑल्ट्रेशन करके दे दो। अब ये दो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। उन्होंने पहला बिल आपको बना के दिया सूट का 6000 का, ऑल्ट्रेशन आपको का सर आपको 300 के कर देंगे, जाए मजे करें। अब स्टैंडर्ड कह रहे हैं ये दोनों एक ही वादा है, वो इंटीग्रेशन सर्विस तुम्हें दे रहे हैं, तुमने दो कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग बना लिए बट इट इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो तो दूसरी दो तुम्हें चीज करके दे रहे हैं ऑल्ट्रेशन, वो पहली की वजह से सस्ती करके दे रहे हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट दो हो लेकिन पीओ एक हो, द गुड्स आर सर्विसेज प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट्स आर सिंगल पीओ। कॉन्ट्रैक्ट दो हैं लेकिन वादा एक है, हमने बड़ी डिटेल से साबित कर लिया है वादा एक है। सूट और उसकी ऑल्ट्रेशन ऐसी सर्विस है जिसमें इंटीग्रेशन हो जाती है चीजों की, तो वादा एक है। इनको भी कंबाइन करो। फिर ये तीन मिसालें दी स्टैंडर्ड ने, जहां स्टैंडर्ड कहते हैं मेरा मशवरा है चीजों को कंबाइन कर लो तो बेहतर है। अ सॉफ्टवेयर कंपनी एंटर्स इनटू अ सेल ऑफ एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। 3 दिन बाद वो कस्टमर आया, सॉरी सर आपका सॉफ्टवेयर जो है ना मुनासिब नहीं है, आप ऐसा करें कि मुझे मशवरे दें और इसको सिग्निफिकेंटली कस्टमाइज कर दें। हाँ, छोटी मोटी कस्टमाइजेशन हो तो मैंने कहा था ये अलग वादा है। अभी अगर मैं कहूं कि ये कस्टमाइज किया जाएगा सॉफ्टवेयर को, तो इसका मतलब है ये क्या है, बोलें सिंगल वादा। क्यों? क्योंकि कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन में आप इस तरीके से उसको चेंज करेंगे कि सॉफ्टवेयर अपनी असली हालत बदल लेगा। एस कहां से आ गया? हाँ, एस सॉफ्टवेयर कंपनी, एस determined that two contracts should be combined because they were entered into at or nearly the same time with the same customer, and the goods or services in the contracts are a single performance obligation. अच्छा, चलें इसको कंक्लूड करें। स्टैंडर्ड कहता है मैं हुक्म देता हूं कि दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स को एक कॉन्ट्रैक्ट बना लो। हमने कहा कब? कहते तीनों में से कोई एक बात भी आपको डील में लगे ना, तो आप इसको, अब तीनों में से कोई एक बात भी पाई जाए तो आपने इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन कर देना है। क्या दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिखने में लग रहे हैं आर नेगोशिएटेड एज अ पैकेज? आप किसी होटल में खाना खाने गए, जब आप बाहर निकले वापस आए, सर कॉफी, उन्होंने कहा कॉफी आपको सस्ती दे देते हैं। ये सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है, आपको जो है वो कस्टमर बनाना चाह रहा है, तकरीबन सेम टाइम पे हो गया। सिमिलरली किसी सेलर ने आपको एक काम करके दिया, आपने कहा अगला काम जो है वो मैं उसके पैसे इस बुनियाद पे दूंगा कि तुम पहला काम कैसा किया है। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कर देना चाहिए, कंबाइन। द गुड्स और सर्विसेज प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट आर अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ये मिसालें नहीं पढ़नी आप लोगों ने, मिसालें बस अगले सफ़े वाली पढ़नी है। द गुड्स और सर्विसेज प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट्स आर अ सिंगल परफॉर्मेंस। तीन बातें याद कर लें, सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव हो, नंबर 2 दूसरे की प्राइस, पहले की प्राइस या परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट हो, या कॉन्ट्रैक्ट दो हो लेकिन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक हो। तो ऐसी सूरत के अंदर हम क्या करेंगे? हाँ, ऐसी सूरत में हम कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन कर लेंगे। अच्छा जी, अब डिस्काउंटिंग की थोड़ी रिवीजन करनी है। निकालें लेक्चर नोट्स, पेज नंबर 696। अच्छा जी, डिस्काउंटिंग में याद रखिएगा आपने दो चीज़ों से आपके सामने होती हैं। अगर डिलीवरी इधर हो और कैश इधर हो तो आपने कैश ढूंढना है।
डिस्काउंटिंग में हमेशा क्या ढूंढने, कैश। डिस्काउंटिंग में हमेशा क्या ढूंढने, कैश की फिगर ढूंढ के आपने उसे प्रेजेंट वैल्यू पे बुला लेना है। और अगर आप पैसे दे दें आज, लेकिन बंदा चीजें बना के दे 2 साल बाद, तो फिर आपने कैश ढूंढना है पेपर में और सेल बुक करनी है फ्यूचर वैल्यू पे, व्हेन डिलीवरीज में। और अगर आप आज किसी को कहें कि 2 साल बाद तुम्हें पैसे देता हूं, 2 साल बाद तुम मुझे फलां चीज बेच देना, इट इज अ कैश सेल। इसमें आपने डिस्काउंटिंग नहीं करनी, इसमें आपने कैश को कहीं नहीं बुलाना, कैश वहीं खड़ा है। तो इधर कैश को पीवी पे बुलाने सेल बुक करने के लिए, सेल हमेशा निकालनी है आपने कैलकुलेटर पे, इधर कैश को उठा के फ्यूचर वैल्यू पे ले जाना। An entity enters into a contract with customer to sell an asset. Control of asset will be transferred in 2 years. एसेट का कंट्रोल ट्रांसफर होगा 2 साल बाद, बात ही खत्म होगी। डिलीवरी 2 साल बाद है, द कंट्रोल ऑफ एसेट विल ट्रांसफर टू 2 साल बाद, तो सेल कब बुक होगी, 2 साल बाद, बिकॉज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम। द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स 2 पेमेंट ऑप्शंस। कॉन्ट्रैक्ट में दो पेमेंट ऑप्शंस हैं, पढ़े। पेमेंट दे दो तुम 5,000 की 2 साल बाद ऊपर लिखा हुआ है डिलीवरी 2 साल बाद ही होनी है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, आगे 2 नुक्ते लगे हुए हैं। पेमेंट दे दो 5,000 की 2 साल बाद, जब तुम्हें हम चीज बेचेंगे तभी पेमेंट दे देना। तो एक ऑप्शन ये है, इसमें डिस्काउंटिंग नहीं हम करेंगे, इसमें फिर पता क्या करेंगे, इसमें बस दूसरे साल के एनपीए की एंट्री होगी, कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। सेकंड ऑप्शन, अब फिर देखते हैं कस्टमर ने क्या पसंद किया। सेकंड ऑप्शन भी बना देते हैं, पेमेंट ऑफ 4,000 व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड, लेकिन डिलीवरी ऊपर बता दे कब है, डिलीवरी 2 साल बाद है। दूसरी ऑप्शन बनाएं जी जल्दी, इधर कैश, जल्दी बनाएं, इधर कैश और इधर डिलीवरी, ये 2 ऑप्शंस बना लें और एरो खींच लें साथ। किस ऑप्शन से सवाल करूं, पहले सवाल से पूछ लेता हूं, अगर सवाल ने कुछ बता दिया तो ठीक है, वरना फिर देखते हैं। द कस्टमर इलेक्ट्स टू पे 4,000 व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड। फारिग करें इसको फारिग करें। कस्टमर ने कब पैसे देना पसंद किया और जल्दी बताएं। कस्टमर एग्रीज टू पे ऑन जनवरी 2008 व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड, उसने क्या आज पैसे ले लो, और डिलीवरी कितने साल बाद है, तो कौन सी ऑप्शन पसंद की है, पहली या दूसरी? दूसरी। द सेलर कंक्लूड्स दैट कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग, अच्छी खासी फाइनेंसिंग है, अगले के पैसे आप इधर पकड़ रहे हो और चीजें 2 साल बाद बेच रहे हो, बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन व्हेन कस्टमर पेज एंड व्हेन द एसेट इज ट्रांसफर्ड। कस्टमर पे इधर कर रहा है, एसेट ट्रांसफर इधर हो रहा है, बहुत टाइम है कहते हैं इनके दरमियान। द इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द ट्रांजेक्शन इज 11.8%। इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ ट्रांजेक्शन में 11.8%। ये जरा देखें कैसे, मजे की बात, इंटरेस्ट रेट ट्रांजेक्शन में 11.8%। मुझे बताएं अगर मैं सेल निकालूं तो मैंने सवाल में दीवानावार क्या ढूंढने, कैश। कैश मुझे बता दें कितना है, 4,000, क्योंकि ऑप्शन 2 की तरफ जा रहा हूं ना। तो सेल फ्यूचर वैल्यू पे जरा निकलवाएं, 4,000 इंटू 1.11 रेस टू पार -2 या 2 फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। 4,999 नहीं, 5,000 ही कर लें, 5,000। अब ये लाइन पढ़ लें जो लिखी हुई है,
द छुपा हुआ इंटरेस्ट इज 11.8%, छुपा हुआ इंटरेस्ट 11.8% है, विच इज इंटरेस्ट रेट नेसेसरी टू मेक द टू पेमेंट ऑप्शंस इकोनॉमिकली इक्विवेलेंट। क्या मतलब, यानी कि मैंने आपको बताया जब भी पेपर के अंदर आपको कैश गिवन हो तो आपने कैश से खेलना है, बार बार बोलें कैश से खेलना है, कैश से खेलना है, और कैश को सामने रख के सेल निकालनी है। अब अगर सेल फ्यूचर में होनी है तो फ्यूचर वैल्यू, तो कैश को सामने रख के हमने सेल निकाल ली, ये हमारी सेल निकलाई 5,000 की। कहते हैं ये एक इंटरेस्ट रेट मैंने आपको दे दिया, इस बुनियाद पे सेल ये है। However, एंटिटी कहती है नहीं, द रेट डेट शुड बी यूज। अब डिस्कशन हमारी रेट की शुरू हो गई जो लीज में होती थी, लेकिन एंटिटी कहती है मैंने रेट यूज करना है 6%, विच इज द एंटिटीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। अब यहां लीज से उल्टी बात है, लीज में हम कहते थे इंप्लिसिट रेट लो, IFRS 15 कहते हैं नहीं, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट लो। यहां इख्तलाफ है, दोनों स्टैंडर्ड्स आपस में और बात करते हैं। यहां स्टैंडर्ड कहते हैं आप इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट लो। अब मुझे बता दें दो रेट गिवन है, हमने कौन सा रेट लेना है, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। ये मैंने आपको बता दिया, अभी एक जगह जाके आपको दिखा भी देता हूं जहां लिखा हुआ है। अब मुझे बताएं ये जो कैलकुलेशन मैंने की है उस कैलकुलेशन के ऊपर सेल की फ्यूचर वैल्यू निकाल लूं या दोबारा निकाल लूं सेल की फ्यूचर वैल्यू, दोबारा। द एंटिटी डिटरमिन दैट द रेट शुड बी यूज्ड इज 6%। एंटिटी कहती है नहीं 6% रेट यूज करो। अच्छा, इस टॉपिक में किससे खेल लें, कैश से। कैश मुझे बता दें कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हुए कितना मिल रहा है, 4,000। 4,000 की फ्यूचर वैल्यू निकालें ताकि मैं सेल कैलकुलेट करूं। अब मैं सेल कैलकुलेट करने लगा हूं, 4,000 इंटू 1.06 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 4494। अभी मेरी बात मान लें, फिर मैं अंग्रेजी बाद में पढ़ाता हूं। मेरी बात यह मान लें कि इंप्लिसिट रेट की बजाय इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट यूज कर लें। नाउ व्हाट इज द अमाउंट एट विच आई शुड रिकॉर्ड माय सेल, 4494। आखिरी सवाल मेरा आपसे कि 4,000 और 4494 का जो डिफरेंस है, इज इट इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम। इसको ऐसे ना सोचें, इसको ऐसे सोचें कि क्रेडिट सेल हो रही है, नहीं उधार पे तो सेल नहीं हो रही, वो तो फिर डिलीवरी पहले होती। ये कैश आने तो आपकी लाइबिलिटी बन जानी है टू डिलीवर गुड्स, तो लाइबिलिटीज पर इंटरेस्ट एक्सपेंस आते हैं, और अगर डेटर बनता है तो इंटरेस्ट इनकम आती है, इसलिए ये इंटरेस्ट एक्सपेंस टाइप सिनेरियो है। अब मुझे बता दें सेल किस पे बुक करनी है, 4494। अब मैं एक वर्किंग करता हूं आपके सामने, वर्किंग सेल 4,000 की फ्यूचर वैल्यू वही जो भी ऊपर की है 1.2 इज इक्वल टू, और इसके साथ मैंने बड़ा बड़ा कर दिया क्वेश्चन में अवेलेबल है, और इसके साथ मैंने लिख दिया वर्किंग में अवेलेबल है। यही मैंने आपको क्लास में कहा था, कैश के सामने आपने क्या लिखना है, क्वेश्चन। नोट करें क्वेश्चन और वर्किंग, और नीचे ये वर्किंग नोट कर लें। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल लेते हैं। 4,000 का 6%, ये बैलेंसिंग आ गया, कंपाउंड करें फिर 4240 इंटू 6%। सेल आपने वर्कआउट की हुई है क्योंकि अनलकीली सवाल में अवेलेबल नहीं थी, और इसकी एंट्रीज बन जाएंगी 1 2 3 4 एंट्रीज ऊपर हुई हुई हैं, वो एंट्रीज आसान है। अगर इम्प्लिसिट रेट्स और इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट दोनों गिवन हो तो कौन सा यूज करना है, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। एक रिक्वायरमेंट मैं सवाल में डालने लगा हूं, एज्यूम, मैं ऑप्शन 1 की तरफ जाता हूं। अभी तो मैं ऑप्शन 2 की तरफ गया था ना। ऑप्शन 2 तो ये थी कि 4,000 रुपये अभी दे दो, चीज़ें 2 साल बाद ले लेना। ऑप्शन 1 क्या है कि आप 5,000 रुपये मुझे 2 साल बाद ही दे देना जब मैं आपको चीज़ें डिलीवर करूंगा। तो ये ऑप्शन 1 ये है। अब ऑप्शन 1 में 1 2 3 4 एंट्रीज नहीं होंगी। ऑप्शन 1 में एक ही एंट्री होगी, और वो होगी 31 दिसंबर 9 को, दूसरे साल के एंड पे। बस लिख लें, ऑप्शन 1 में एक ही एंट्री होगी।
कैश डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। दोनों डिस्काउंट रेट इसमें इग्नोर करेंगे बिकॉज डिस्काउंटिंग करनी नहीं। इसमें ये बहस ही नहीं कि डिस्काउंटिंग करनी है या नहीं करनी, इसमें ये बहस ही नहीं। डिस्काउंटिंग तो तब करते हैं जब कैश की और डिलीवरी की डेट में कम से कम 1 साल या उससे ज्यादा का अरसा हो। इधर तो सेम डेट को दोनों चीजें हो रही हैं, ये लिख लें आप। अगर ऑप्शन 1 है तो ये हम एंट्रीज करेंगे। अब जब घर जाके आप नोट्स पढ़ेंगे तो नोट्स पे लिखा होगा, आप लोगों ने अब क्वेश्चन 9 कर लिया, फिर आप बॉक्स निकालें पेज 346 के टॉप पे, ताकि ये बहस वहां से ख़त्म कर दें हमेशा के लिए। पेज 346। हमने स्टैंडर्ड से का डिस्काउंट रेट कौन सा यूज़ करें IFRS 15 में? कहते यूज़ द डिस्काउंट रेट डेट इज़ यूज्ड इन लोन ट्रांजैक्शन, जो कि लोन की ट्रांजैक्शन में यूज़ होता। अगर कस्टमर और सेलर चीज़ें ना बेचते। अच्छा, लोन की ट्रांजैक्शन में रेट पता है ऐसे यूज़ होता है, उसमें असूल सुन लें। लोन की ट्रांजैक्शन का असूल ये है कि आपने अगर 2-3 लोन लिए हुए हैं ना, और अब आप इंक्रीमेंटल बोरोइंग के लिए जाते हैं, यानी और लोन लेने जाते हैं, तो फिर बैंक ज़रा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मांगता है। तो ऐसी सूरत में सवाल में हमें वो दे देते हैं इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। तो स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि आपने इंप्लिसिट रेट यूज़ नहीं करना, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट यूज़ करना है। यूज़ इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, एक्स्ट्रा बोरोइंग, क्योंकि स्टैंडर्ड इसको लोन टाइप चीज़ डील कर रहा है, लीज टाइप ने डील करा। आप इसको लोन टाइप डील करो, यूज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। अगर पेपर में मार्केट रेट अवेलेबल हो तो वो ले लें, फिर अगर इंक्रीमेंटल बोरिंग नहीं है। लेकिन अगर दोनों ही गिवन नहीं है, बट इफ इट इज नॉट गिवन, देन यू कैन यूज द इम्प्लिसिट रेट। तो आप प्रायोरिटी लिख लें। पहली प्रायोरिटी आपने देनी है इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट को डिस्काउंटिंग के लिए। अगर वो ना हो, मार्केट रेट। अगर वो भी ना हो तो लीस्ट प्रायोरिटी देनी है आपने इंप्लिसिट रेट को, और इंप्लिसिट रेट यूज करके आपने डिस्काउंटिंग करनी है। अगर दोनों हो तो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ले। हाँ, इन दोनों में ऑपोजिट बात है। अब अच्छा, अब आप निकाल लें इसी कॉन्सेप्ट के लिए पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 6। Question 6, requirement A. List the criteria that must be met to account for a contract with a customer under IFRS 15। ये 5 स्टेप्स बताने हैं या वो जो कॉन्ट्रैक्ट की 5 शराइत थी वो बतानी है? कॉन्ट्रैक्ट की 5 शराइत बतानी है। पेमेंट टर्म्स पता हो, पार्टीज को अपने राइट्स पता हो, कमर्शियल सब्सटेंस हो, प्रॉबेबल हो रेवेन्यू कमाना, ये 5 वो बतानी है। That must be met to account for a contract with customer। ओके, सिक्स का बी पढ़ें, 6 का बी पढ़ें। ये 6 का ए था, 6 का बी। गोइटर वर्ल्ड नॉर्मली सेल्स मशीन A13 फॉर 17 लाख। नॉर्मली सेल्स का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑन सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस। मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर सच टाइप ऑफ मशीन्स आर प्रोवाइडेड सेपरेटली एट 25,000 पर मंथ। और इस तरह की मशीन कितने की में इसकी मशीन की सर्विसेज कितने में दे देते हैं आमतौर पे? 25,000 पर मंथ। डिटेल्स ऑफ 2 कॉन्ट्रैक्ट्स आर एज फॉलोस। साल ख़त्म होने से 6 महीने पहले हमने एक कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा है जिसमें हमने यही वाली मशीन बेचनी है A13 विद 1 ईयर फ्री मेंटेनेंस। मशीन बेचनी है और 1 साल की फ्री मेंटेनेंस देनी है।
एट अ लम सम पेमेंट ऑफ 18 लाख, लम सम पेमेंट 18 लाख है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कितने अरसे का? 1 ईयर फ्री मेंटेनेंस। कितने अरसे का? 25,000 को ज़रब दें 12 से, 0.3 मिलियन बनेगा। इसे डिवाइड करें मिलियन से, 0.3 मिलियन बनेगा। अब आप मुझे बताएं, हमने लंप सम पैकेज कितने में बना के दे दिए? 1.8 में। That is called as transaction price. But what is standalone selling price? 1.7 और 0.3। तो 1.7 और 0.3 इधर आ जाएगा, दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, और 1.8 इधर आ जाएगा। द अमाउंट वॉज रिसीव्ड ऑन यकम अगस्त। अमाउंट यकम अगस्त को आ गई है जब डिलीवरी हुई है, तो फिर यकम जून और यकम जुलाई को कोई एंट्री नहीं होगी, यकम जुलाई और सिर्फ एंट्री होगी यकम अगस्त को। यकम अगस्त को मशीन डिलीवर हो गई है, तो साथ ही यकम अगस्त को रेवेन्यू भी रिकॉर्ड कर लेंगे, और उसका रेवेन्यू जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी वैसे वैसे रिकॉर्ड करेंगे। ये डिस्कशन आसान थी, ये सवाल आपको पहली क्लास में ही करवा दिया था जनरल एंट्रीज के साथ, लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट है एक्सप्लेन हाउ, और उसमें लिख रहे हैं शो सपोर्टिंग कैलकुलेशंस बट एक्सेस एंट्रीज आर नॉट रिक्वायर्ड। तो इसमें आप ऐसा लिखना शुरू करेंगे, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, दैट इज कस्टमर एंड सेलर, और सेलर की जगह एंटिटी लिख देंगे तो बेहतर है उसका नाम। देयर आर टू सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, दैट इज वन डिलीवरी ऑफ मशीन A13, थ्योरी का सवाल है ना, डिलीवरी ऑफ मशीन A13 as well as the maintenance services for a period of 1 year. These two are distinct in itself and also within the context of contract. अब इस तरह की बातें में थोड़ी लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सर्विसेज उसके अंदर नहीं घुस जानी। मेंटेनेंस सर्विसेज बाद में एज अ टॉपिंग आपने उसने आपको देनी है। मेंटेनेंस सर्विसेज को हमेशा ही सेपरेट ऑब्लिगेशन समझेंगे, अनलेस के वो कह दे मेंटेनेंस उसके लिए इतनी जरूरी है कि उसके अंदर घुस के उसे चेंज कर देगी। डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। द ट्रांजैक्शन प्राइस इन दिस केस इज 1.8 मिलियन, which is the price agreed between the two parties. The transaction price will be allocated between the two separate performance obligations based on their standalone selling prices, and the calculation is as below. और फिर आप वो कैलकुलेशन करके देंगे, बिकॉज उसने कहा था शो कैलकुलेशंस। जब आप कैलकुलेशंस करके दे देंगे तो अगला सवाल होगा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है एट ए पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम। तो फिर आप बताएंगे कि इन केस ऑफ सेल ऑफ मशीन द रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड ऑन यकम अगस्त 2018 व्हेन द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड, मींस इट इज रिकॉर्डेड एट अ पॉइंट इन टाइम। हाउएवर मेंटेनेंस सर्विसेज रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड over time because performance obligation is satisfied over time। और अगर थोड़ा सा प्रेशर डाल लें एग्जामिनर पे तो ये भी लिखाइएगा PO is satisfied over time में जो पहला बुलेट था, as in when the entity is providing service the customer is using it, consuming it, therefore it is a performance obligation satisfied over time. So our revenue in respect of services will be recorded by multiplying the service revenue of, वो जो एलोकेशन उधर की होगी, multiplied by अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, multiplied by 5/12, क्योंकि डिलीवरी मशीन की कब हुई है? यकम अगस्त को। तो यकम अगस्त को डिलीवरी हो गई है, 31 दिसंबर तक आपने 5 महीने सर्विस दे दी होगी, तो 5/12 करके रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे इस सवाल के अंदर हमने यकम मार्च को डिलीवरी कर दी थी, 31 अगस्त को हमारा ईयर एंड हो गया था, तो 6/12 करके रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया था। नेक्स्ट, तो ये तरीका हो गया, बड़ा आसान है थ्योरी का सवाल, क्योंकि 5 स्टेप्स होते हैं, 5 में से 2-2, 3-3 लाइनें भी बंदा लिखा है तो सवाल का जवाब पूरा हो जाता है। ऑन यकम अक्टूबर 2018, यकम अक्टूबर 2018 को, अच्छा अब ना सिनेरियो बेस्ड सवाल पढ़ने का तरीका ये होता है, अब ये अलग सवाल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऊपर वाला पॉइंट आप लोगों ने ऊपर से मिला के नहीं पढ़ना, अब वो ऊपर से मिला के पढ़ेंगे। GW नॉर्मली सेल्स मशीन फॉर 17 लाख एंड मेंटेनेंस सर्विसेज सेपरेटली फॉर 25,000। डिटेल्स ऑफ 2 कॉन्ट्रैक्ट्स आर एज फॉलोज। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए,
ऑन यकम अक्टूबर 2018 को GW सोल्ड मशीन फॉर 1.95 की मशीन हमने बेची है। आमतौर पे 17 लाख की बेची जाती है, हमने 1.95 की बेची है। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट वुड बी मेड आफ्टर 2 years। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, तो क्या बैठने का फायदा, टाइम जाया करे अपना। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट वुड बी मेड आफ्टर 2 years। GW sold machine on यकम अक्टूबर। जी डिलीवरी कब? आज। अगर यकम अक्टूबर आपने ज्यादा बारीकी से लिखना है तो फिर इधर डिलीवरी इधर, और पैसे 2 साल बाद आने हैं। अब मैंने ये कहा है कैश को ढूंढने दीवानावार, और कैश की फिगर लिख के इसे अब डिस्काउंट बैक करेंगे, पीवी लाएंगे इसकी। थोड़ी देर पहले हम फ्यूचर वैल्यू निकाली थी, अब हम पीवी निकालेंगे। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट वुड बी मेड आफ्टर 2 years। पेमेंट 2 साल बाद होनी है, कितनी जी? 1.95। मेंटेनेंस सर्विसेज वुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड फॉर 25,000 फॉर 2 years एंड डेट वुड बी पेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब ये 1.95 पे होना है 2 years के एंड पे, और 25,000 पे होना है एट द एंड ऑफ। इसका मतलब है ये दोनों पेमेंट्स अलग अलग हैं। अब डिस्काउंट एलोकेशन का तो चक्कर ही नहीं। डिस्काउंट क्या, वो तो 1.7 वाली चीज उल्टा 1.95 की बेच रहा है, और सर्विसेज में भी डिस्काउंट नहीं, 25,000 वाली चीज 25,000 में ही दे रहा है। तो डिस्काउंट एलोकेशन का तो चक्कर ही नहीं। अब ये 2 सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, इनमें डिस्काउंट रेट अब सवाल में मिसिंग है। डिस्काउंट रेट सवाल के अंदर मिसिंग है, क्योंकि 1.95 की मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और 1.95 का मुझे डिस्काउंट रेट अवेलेबल नहीं है। तो ये पैसे याद रखिएगा, दोनों चीज़ों के अलग अलग हैं। GWL सोल्ड मशीन फॉर 1.95, मेंटेनेंस सर्विसेज वुड ऑल्सो, ये अलग है, फॉर 25,000। आप बताएं 1.95 की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालूं, डिस्काउंट रेट नहीं है। अगर आज पैसे देता तो कितने देता? 1 हिडन डिस्काउंट रेट था। अगर आज पैसे देता तो कितने देता? अगर 2 साल बाद दूंगा तो कितने? 1 उसी सवाल की तरह डेटा इसने अब इधर इस तरह दे दिया। अब ये जो रेट निकलेगा ना, ये होना चाहिए था इंक्रीमेंटल बोरोइंग या मार्केट, लेकिन ये अनलकीली इस डेटा से छुपा हुआ रेट निकलता है, इंप्लिसिट रेट। मजबूरन वही यूज कर लेंगे, ना इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट गिवन है, ना मार्केट रेट गिवन है। मजबूरन अब इंप्लिसिट रेट निकालेंगे भी, और निकाल के से यूज भी करेंगे। अब आप मुझे बता दें, हमने खेलना किससे होता है? कैश से। इस सवाल में आदत क्या है, हमें कैश की क्या निकालते हैं? पीवी। 1.95 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -2, दैट विल बी, आज वैल्यू इसकी 1.7 है। आदत क्या पड़ी हुई है हमें किससे खेलने की? बोले सेल किस पे बुक करनी है? चलें सारी बातें खत्म करें। सेल किस पे बुक करनी है? प्रेजेंट वैल्यू पे। प्रेजेंट वैल्यू सवाल वाले ने दी नहीं, वो रेट दिया नहीं, तो मजबूरन इसी को फिर हमने क्या एज्यूम कर लिया? प्रेजेंट वैल्यू। आप बता दें प्रेजेंट वैल्यू क्या लूं? पीवी यहां लिख के दोबारा लिखते हैं, 1.7 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -2। नाउ टेल मी व्हाट इज रेट। और ये रेट इंप्लिसिट रेट होगा, इंप्लिसिट जो इस डेटे में छुपा हुआ है, 7.1%। नोट करें जी, मिक्स ना कर दीजिएगा, वो 1.7 है, वो 7.1 है, वो अमाउंट है, ये परसेंटेज है 7.1। बस फिर जब आप रेवेन्यू बुक करने लगते तो आप सोचते कि मैं कितना रेवेन्यू बुक करूं, ये तो सोचना ही था। ओके, अब रेवेन्यू की डिस्कशन कर लेते हैं। रेवेन्यू की डिस्कशन उधर तो आ रही है ना आवाज? खैर है, रेवेन्यू की डिस्कशन और इंटरेस्ट इनकम की। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। यकम अक्टूबर 18, सेल का लफ्ज लिखूं या कैश का?
डिलीवरी हो रही है ना पहले, तो रेवेन्यू कितना 1.7। इसके बाद छलांग मारें 1 साल आगे, 30 सितंबर 19। ये क्रेडिट सेल है या एडवांस फ्रॉम कस्टमर है? क्रेडिट सेल है, तो डेटर टाइप सिनेरियो है, तो ये डेटर की मूवमेंट बनने लगी है। इंटरेस्ट इनकम आएगी 1.7 इंटू 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 7.0 भाड़ में गया इन दोनों का टोटल। इन दोनों के टोटल को हमने क्या करना है, हमने कौन सी अगले साल की कैलकुलेशंस करनी है, 0.12। अब 1 बाय 1 चलें और मुझे बताएं कौन कौन से रेवेन्यू बनाने हैं। 1 बाय 1 चलें और रेवेन्यू बताएं कौन कौन से बनाने हैं। एक रेवेन्यू हमने बनाना है मशीन का, वो हमने रेवेन्यू बनाना है 1.7। एक हमने रेवेन्यू बनाना है इंटरेस्ट इनकम का, वो हम बनाएंगे 0.12 इंटू 3/12 बोले 0 और एक हमने रेवेन्यू बनाना है सर्विसेज का 25,000 बोले 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 25,000 ज़रब 3 महीने जी, कितना बन गया 0.075। तस्वीर खींच लें इसकी, ये 0.2 है। ऑनलाइन वाले भी शक पॉज करके नोट कर लें। ये लाइन से ऊपर 3 रेवेन्यू बुक होने हैं लेफ्ट साइड पे। ओके, अब आप डिस्कशन शुरू करें जी। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कस्टमर एंड पार्टी एंड, अच्छा इसमें ये भी लिखाइएगा, शोइंग रिस्पेक्टिव राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पेमेंट टर्म्स एंड हैव अ कमर्शियल सब्सटेंस, इस तरह की लाइन लिख के। In this contract, there are 2 separate performance obligations. That is, one, the delivery of machine, and the other performance obligation to provide a maintenance service for a period of 2 years. These both are distinct in itself and also in the context of contract. The transaction price in this case, which relates to delivery of machine, is 1.95 million, and which relates to services is 25,000 per month. There is no need of allocation. Discount कोई है ही नहीं, बल्कि 1.7 वाली चीज़ महंगी बिक रही है और दूसरी वाली चीज़ जो है वो मार्केट प्राइस पे बिक रही है, तो देर इज नो नीड ऑफ एलोकेशन। रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू, द रेवेन्यू रिलेटिंग टू मशीन will be recorded at a point in time, that is when machine is delivered. The machine is delivered on Yakam October 2018, therefore a revenue of 1.7 million will be recorded. And also, because there is a significant financing component in the transaction, so an interest income of rupees 0.03, इस तरह आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, will be recorded. Further, the performance obligation relating to rendering of services, maintenance services, is being satisfied over time. Therefore, 3 month service has been performed till date, so a revenue of 25,000 ज़रब 3 will be recorded. तो ये 2-3 बातें करके आएंगे। ओके, ये जी हमारी कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन की डिस्कशन हो गई, डिस्काउंटिंग की डिस्कशन हो गई और पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हमारी ये डिस्कशन है प्रेजेंटेशन की, और ये अब एक बड़ी आसान सी डिस्कशन है, डेट इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए आ जाएं आप। ये तस्वीर खींच लें इसकी, मैं कोशिश करूँगा नोट्स में भी लगा दूँ। एक मिनट देना मुझे।
पहले ज़रा प्रेजेंटेशन को समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, इसके सवाल भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। अच्छा, इस स्टैंडर्ड में ना दो बहसें चल रही हैं। एक बहस है रेवेन्यू की, डेट इज एन एंटायरली इंडिपेंडेंट बहस। आवाज आ रही है? ये एक बिल्कुल अलग बहस है। ये है कंट्रोल ट्रांसफर से, या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम या ओवर टाइम। एक बहस चल रही है स्टैंडर्ड में रेवेन्यू की, एक बहस चल रही है रिसीवेबल की, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की और कॉन्ट्रैक्ट एसेट की। अच्छा, कभी कभी जिंदगी में ऐसी डील होती है कि सेलर पहले परफॉर्म करता है, यानी वो गुड्स बेच देता है। कभी कभी जिंदगी में ऐसी डील होती है कि बायर पहले परफॉर्म करता है। हमने जो सवाल किया था सुबह की क्लास में, उसने बायर ने पहले परफॉर्म किया था, उसने पैसे दे दिए थे, बायर ने पहले परफॉर्म किया था। तो आप लोग अगर कॉलेज में आए और अपनी प्री रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो पहले आप लोगों ने परफॉर्म किया है या पहले कॉलेज ने सर्विस दी है? आप लोगों ने परफॉर्म किया है। अच्छा, सेलर कैसे परफॉर्म करता है? बाय डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, डिलीवरी ऑफ गुड्स। बायर कैसे परफॉर्म करता है? बाय पेइंग कैश। तो भाईजान ये दुनिया के अंदर दो रूल चल रहे हैं, जिसको थोड़ी देर पहले हम कैश डिलीवरी लगे हुए थे, तो कैश डिलीवरी यही है ना। तो सेलर कैसे परफॉर्म करता है? बाय डिलीवरिंग। और बायर कैसे परफॉर्म करता है? बाय पेइंग। एक ऐसा सिनेरियो में लेता हूं जिसमें पहले गुड्स डिलीवर हुई। पहले क्या डिलीवर हुई? गुड्स। जब गुड्स डिलीवर हुई तो गुड्स डिलीवर होते दुकानदार ने कहा यार पैसे 10 दिन बाद ले आना। हमने कहा कोई कंडीशन? उन्होंने कहा नहीं यार जाओ, बस 10 दिन बाद पैसे ले आना, कोई कंडीशन तय नहीं हुई, बस पैसे 10 दिन बाद। राइट टू रिसीव मनी इज एस्टेब्लिश्ड, इसको मैं बोल्ड कर दूंगा, एंड डेट इज अनकंडीशनल। अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी इज एस्टेब्लिश्ड। दुकानदार का जो राइट है मनी का वो एस्टेब्लिश हो गया है, और ये जो एस्टेब्लिश हुआ है दुकानदार का पैसे लेने का हक, ये क्या है बोलें? अनकंडीशनल। देयर इज नो कंडीशन, अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी इज एस्टेब्लिश्ड। अब एंट्री कर लें डेटर डेबिट। दुकानदार ने सिर्फ टाइम गुजरने का इंतजार करना है, वेटिंग फॉर टाइम टू पास। चंद दिन बाद कस्टमर इंशाल्लाह पैसे ले आएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है दुकानदार आपको प्रोडक्ट ए बेचे, आप दुकानदार को कहें यार पैसे का ना ऐसे कर लो, आपका राइट टू रिसीव मनी तब एस्टेब्लिश होगा जब मुझे तुम प्रोडक्ट बी बेचो। यानी तुम्हारा डेटर नहीं एस्टेब्लिश हो सकता, और तुम मेरे से डेटर के इसके पैसे ना मांगना प्लीज। You do not have right to receive money. You have no right to receive money. अब ये अनकंडीशनल है या मैं कंडीशन लगाने लगा हूं? अब जैसे ही दुकानदार ने प्रोडक्ट ए डिलीवर की तो मैंने कहा यू हैव द राइट टू रिसीव मनी ओनली व्हेन यू विल डिलीवर मी प्रोडक्ट बी। नो व्हाट डज इट मीन? देयर इज अ कंडीशनल, दो देयर इज अ राइट टू रिसीव मनी, चीजें दे दी है ना, इट इज अ राइट टू रिसीव मनी, बट इट इज, दुकानदार एंट्री करेगा रिसीवेबल डेबिट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट और सेल क्रेडिट। वी आर वेटिंग। अब दुकानदार इंतजार करेगा, टाइम का नहीं इंतजार करेगा, फॉर कंडीशन टू बी फुलफिल्ड। और कंडीशंस हमने दो तरीके से पढ़ी थी। एक हमने कंडीशन ये लगाई थी कि दुकानदार ने प्रोडक्ट ए बेच दी और दुकानदार ने कस्टमर से बात की, कस्टमर ने कहा जब प्रोडक्ट बी बेचोगे तब ए के पैसे मांगने का तुम्हारा हक बनेगा। एक हमने एक और बात भी की थी कि प्रोडक्ट बेच दी थी दुकानदार ने और कस्टमर ने कहा था जब क्वालिटी में इसकी चेक कर लूंगा तब तुम्हारा पैसे लेने का हक बनेगा। तो उसमें अगर वो तीन बातें हैं तो वो कर लो, वो तो अलग बहस है। अभी तो मैं एंट्रीज वाली बहस कर रहा हूं, ठीक है? अगर वो तीन बातों में से कोई है तो वो तो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बता दें कि बेस्ड ऑन दिस अगर सेलर पहले सेल कर दें तो या वो कभी कभी क्या बुक करता है? डेटर, और या कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट एसेट। एक तो आसान सी चीज है, मैं दुकान पे गया, मैंने पैसे दे दिए,
दुकानदार ने कोई चीज़ नहीं बेची अभी मुझे, तो मैंने कैश पहले दे दिया, तो क्या आ जाएगा किताबों में? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। एक ऐसी चीज है जो कि बिलावल वाली मिसाल मैंने आपको एक कराई थी। 1 जनवरी को बिलावल गया और बिलावल ने जाके होंडा को कहा कि आप पैसे जब मर्जी ले लें, यू हैव द राइट टू रिसीव मनी। 1 जनवरी को बिलावल ने कहा यू हैव द राइट टू रिसीव मनी, गाड़ी मुझे 31 जनवरी तक मंगवा दें ताकि मैं आपको फिर 28 फरवरी तक पैसे दे दूं। लेकिन वैसे पैसे लेने का हक आपके पास है, जब मर्जी आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन वैसे मैंने देने 28 फरवरी तक है, तो यू हैव द राइट टू रिसीव मनी एज पर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में आपने लिखवा दिया, लेकिन अच्छी डील की वजह से आप कई दफा पेमेंट डिले करवा देते हैं उसकी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है यू हैव द राइट टू रिसीव मनी। अब स्टैंडर्ड ने कहा अगर ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज एग्री करें कि नॉन कैंसलेबल है, तो ना अभी कस्टमर ने परफॉर्म किया, ना अभी सेलर ने परफॉर्म किया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में एक लाइन लिखवाई है इन्होंने, हमारा अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी एस्टेब्लिश हो गया। अभी दोनों में से कोई काम नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ होगा? अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा और कॉन्ट्रैक्ट में ये लाइन लिखवाई गई होगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसलेबल है तो फिर सेलर खुशी में रिसीवेबल फ्रॉम बिलावल बुक करे और सेलर अपने कंधों पे लायबिलिटी टू डिलीवर कार बुक करे। लेकिन थोड़ी देर बाद बिलावल के बाद कोई और बंदा आया, उसने भी आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने कहा 31 जनवरी को मुझे गाड़ी बेच देना, 28 फरवरी को मेरे से पैसे ले लेना, लेकिन दिल चाहा ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट हम कैंसिल कर लेंगे कभी भी। अब सेलर अगर थोड़ा सा अक्लमंद है तो रिसीवेबल अभी बुक, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा दिया गया था कि यू हैव द राइट टू रिसीव मनी, तुम्हारे पास पैसे लेने का हक है, गाड़ी जब मर्जी आए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है ये हम कैंसिल कर देंगे कभी भी। तो क्या ये राइट है? तो सही, रिसीवेबल बुक हो सकते हैं, लेकिन कल को रिसीवेबल कैंसिल भी हो सकते हैं और डिलीवरी भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के दरमियान क्या बन जाए? कैंसलेबल, तो ऐसी सूरत में ये वाली जो एंट्री है ये एंट्री नहीं होगी। अच्छा, अब अगर पेपर में कोई सवाल आए जिसमें सेल पहले हो रही हो यानी डिलीवरी पहले हो रही हो, तो देखना है कि अनकंडीशनल राइट बन गया है या अनकंडीशनल राइट नहीं बना। अगर अनकंडीशनल राइट है तो डेटर बुक कर लें, अगर कोई कंडीशन लगा दी है तो ऐसी सूरत में कॉन्ट्रैक्ट एसेट बुक कर लें। अगर किसी सवाल में जिंदगी में कैश आ जाए पहले तो कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। अगर ना बायर ने कैश दिया हो ना सेलर ने डिलीवरी की हो, कॉन्ट्रैक्ट में एक लाइन लिखी हो यू हैव द राइट टू रिसीव मनी एनी टाइम, और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी ना हो सकता हो, तो यस आई हैव द राइट टू रिसीव रिसीवेबल डेबिट एंड लायबिलिटी टू डिलीवर कार क्रेडिट। बट इफ आई कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट आई कैन नॉट डेबिट रिसीवेबल, फिर मैं रिसीवेबल को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। चलें, ये सवाल करना शुरू करें। इसके बात इख्तिताम की तरफ रवां दवाएं। प्रेजेंटेशन के हम सवाल करते हैं पेज 373-76 तक। एक हैंडसेट का छोटा सा सवाल है, वो भी इसके साथ हम कर लेंगे और फिर ओवरऑल चैप्टर पे नज़र मार के हम क्लोज करेंगे। यार ये पार्ट ना यहाँ रोक दो।